हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको एडिक्ट। सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। और ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में यानी कि 3 वीडियोस में बनेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा और उसका जो आगे सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है उसके बारे में, और फिर उस मेथड को आगे और अच्छे से इलैबोरेट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ द मास ऑफ सिमिलर डाटा में बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस में बी पॉसिबल। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या है, इससे मतलब है डाटा को इस तरह से अरेंज करना कि हम उसमें आसानी से उस डाटा को समझ सके। जब हम सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं या फिर कुछ फिगर्स कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा रॉ डाटा होता है। रॉ डाटा को आगे प्रोसेस करने के लिए उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है कि उसको ऐसे अरेंज करना उन फिगर्स को कि हम उन्हें अच्छे से समझ सके, उनके बीच में कंपैरिजन कर सके। जो सिमिलर डाटा है, जो एक जैसा डाटा है, उनके बीच में हम कंपैरिजन कर सके। उसके बाद जो हमें आगे एनालिसिस करना है फर्दर, उससे आगे जो भी हमें उसका स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करना है वो हम कर सके। और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का सबसे मेन जो मेथड है वो है क्लासिफिकेशन। सो अब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। So what is classification of data? It is the process of arranging things in groups or classes according to their resemblances। पहले इस लाइन का मतलब समझो कि मतलब कि जो हमारा डाटा है उसको हम ऐसे अरेंज कर देते हैं ग्रुप्स और क्लासेस में अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंसेज। मतलब कि जो एक जैसा डाटा, जो डाटा एक दूसरे से मिलता है, हम उसे ग्रुप्स और क्लासेस में अरेंज कर देते हैं। यही है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। और इससे क्या होता है कि हम उनके गुणों को एक एक्सप्रेशन दे देते हैं कि भाई आपके जो ये डाटा है वो एक जैसा है, एक तरीके का है। जो फर्स्ट ग्रुप में रखा है, जो हमने सेकंड ग्रुप में रखा है वो दूसरे तरीके का डाटा है, और जो थर्ड ग्रुप में है वो तीसरे तरीके का डाटा है। तो यही है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। जो डाटा पहले होता है रॉ डाटा, वो डाटा डाइवर्स होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होते हैं, पर हम फिर उसमें से छांटते हैं कि एक तरीके का डाटा एक साइड कर दिया, दूसरे तरीके का दूसरी साइड, तीसरे तरीके का तीसरी साइड। यही होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। रॉ डाटा को क्लासीफाई कर देना, उसे अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंसेस। इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। मतलब कि जो हमारा डाटा है ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से वो सिंपल भी हो जाता है और ब्रीफ भी हो जाता है। यूटिलिटी, क्लासिफिकेशन हमारी डाटा की यूटिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा डाइवर्स सेट ऑफ डाटा होता है उसके बीच में सिमिलैरिटी ढूंढने का काम करता है। तो ये हमारे डाटा की जो यूटिलिटी है उसे इंक्रीज़ कर देता है। डिस्टिंक्टिवनेस, इसके अंदर क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंसेस जल्दी ढूंढ लेता है डाइवर्स सेट ऑफ डाटा के अंदर, कि हमारे जो डिफरेंसेस हमें जल्दी पता लग जाते हैं। तो इसलिए डिस्टिंक्टिवनेस इसकी एक थर्ड ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ है कंपैरेबिलिटी। कंपैरिजन आसान हो जाता है डाटा के बीच में। जब हम डाटा को अलग अलग सेट्स में डिवाइड कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी, तो कंपैरिजन अपने आप ही आसान हो जाता है। साइंटिफिक अरेंजमेंट, इसमें साइंस एक जो शब्द आता है, तो साइंस जो होती है वो ब्रांच ऑफ नॉलेज नहीं होती, वो किसी भी चीज़ को लॉजिकली और तथ्यों के ऊपर समझना हो जाता है। जब हम क्लासिफिकेशन की हेल्प से कंपैरिजन करने लग जाते हैं तो ये जो अरेंजमेंट है, जो क्लासिफिकेशन ने अरेंजमेंट की है डाटा की, वो अपने आप साइंटिफिक हो जाती है, क्योंकि हम लॉजिकल एक कंपैरिजन करने लग जाते हैं। तो इसलिए ये साइंटिफिक अरेंजमेंट इसकी फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, मतलब कि जो हमारा डाटा है वो क्लासिफिकेशन से अट्रैक्टिव भी लगता है और इफेक्टिव भी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉम्प्रहेंसिवनेस। मतलब कि जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो इतनी कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए कि हमारा जितना भी डाटा है वो सारा क्लासिफिकेशन के अंदर आए। कोई भी डाटा छूटना नहीं चाहिए। अगर वो छूट जाएगा तो फिर वहाँ पर हमारी गड़बड़ हो जाएगी, हमारे रिजल्ट्स हमें एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। क्लैरिटी, मतलब कि सारा डाटा जो है वो क्लियर होना चाहिए। ये ना हमें डाउट हो कि कौन सा डाटा कौन सी क्लास के अंदर आएगा, ऐसा कोई भी डाउट हमारे सामने नहीं आना चाहिए। होमोजेनिटी, मतलब कि होमोजीनियस डाटा वो एक क्लास में होना चाहिए। अलग अलग ऐसा ना हो कि जो एक जैसे डाटा उन्हें हम अलग अलग क्लास में डाल दें, तो वो भी गलत हो जाएगा। सूटेबिलिटी, मतलब कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी के साथ सूट करना चाहिए। जैसे कि अगर हमने इनकम और एक्सपेंडिचर फाइंड करना है स्टूडेंट्स का स्कूल के अंदर,
तो उनका अगर हम वेट का डाटा क्लासीफाई करने लग जाएँ तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ। तो मतलब कि यही है कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी के साथ सूट करे। स्टेबिलिटी मतलब कि हमारा जो हमने एक बेस ले लिया है क्लासिफिकेशन का, अगर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं कोई सी भी, तो हम हर ईच इन्वेस्टिगेशन के साथ हमारा जो बेस है क्लासिफिकेशन का ये चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर स्टेबिलिटी नहीं रहती, हमारे रिजल्ट्स गलत भी आ सकते हैं। इलास्टिक क्लासिफिकेशन इलास्टिक होनी चाहिए, मतलब कि अगर हमें कोई इंक्वायर हमारे कोई पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव हमारी जो स्टडी का है वो चेंज हो गया है, तो हमारा जो ये क्लासिफिकेशन है हम उसको भी ईजिली चेंज कर सकें। तो इसलिए जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो इलास्टिक होनी चाहिए। अब है हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि हमारे क्या क्या क्लासिफिकेशन के बेसिस होने चाहिए। फर्स्ट है जोग्राफिकल, सेकंड वन इज़ क्रोनोलॉजिकल, थर्ड इज़ क्वालिटेटिव एंड फोर्थ इज़ क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। हम इसे अब पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से इलैबोरेट करेंगे कि इसमें हम कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द जोग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ डाटा। मतलब कि अगर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कि हमें नंबर ऑफ़ फर्म्स निकालनी है किस अलग अलग स्टेट के हिसाब से जो हमारी बाईसाइकिल को प्रोड्यूस करती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पंजाब में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, हरियाणा में, यूपी में, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो इसको बोलते हैं जब हम डाटा को लोकेशन के बेसिस पर क्लासीफाई करें। मतलब कि मैं बता रही हूँ ना कि पंजाब में कितनी इंडस्ट्रीज़ है, फिर हरियाणा में, यूपी में, उसके बाद और आगे आगे चले जाओ। तो वैसे जब हम लोकेशन के बेसिस पर डाटा को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो होती है जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, इट इज़ नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब हम डाटा को टाइम के बेसिस पे क्लासीफाई करें, जैसे कि हम निकाल रहे हैं कि सेल्स ऑफ अ फर्म, कि एक फर्म ने कितनी सेल्स करी, तो सबसे पहले 2015 में कितनी करी, 16 में कितनी करी, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में। तो इसे बोलते हैं हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम यहाँ पे डाटा को क्लासीफाई कर रहे हैं टाइम के हिसाब से कि भाई उसने 2013 में इतनी सेल करी, 14 में इतनी कर रहा है, 15 में इतनी करा, 16 में इतनी करी, 17 में ऐसे करी। तो ये होती है हमारी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज़ ऑफ डाटा। मतलब कि डाटा के क्वालिटीज़ के बेस के ऊपर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फैक्ट्री वर्कर्स की, स्किल्ड और अनस्किल्ड, कौन से हमारे वर्कर स्किल हैं और कौन से अनस्किल्ड है, यह है सिंपल क्लासिफिकेशन। अगर मैं आगे स्किल्ड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, लिटरेट और इलिटरेट, मतलब कि जिनको पढ़ना लिखना आता है, लिटरेट जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो हो जाती है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जब हम सिंपल कर रहे हैं कि भाई फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड, तो वो है सिंपल क्लासिफिकेशन। पर जब हम आगे स्किल्ड को भी आगे मैं वो कर दूँ, क्लासीफाई कर दूँ लिटरेट और इलिटरेट में, तो वो है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। जब हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के हिसाब से जब हम उनको क्लासीफाई करने लग जाते हैं तो उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि हम एनुअल प्रॉफिट देखते हैं और देखते हैं कि इतनी फर्म्स इन एनुअल प्रॉफिट के बीच में आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 0 से 1 लाख तक का जो प्रॉफिट कमा रही हैं उसके अंदर कितनी आ रही हैं, 5 फर्म्स। फिर 1 लाख से 2 लाख का 20 फर्म्स आ रही हैं, 2 लाख से 3 लाख 100 फर्म्स आ रही हैं। तो ऐसे ऐसे जब हम क्वांटिटी के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से जब क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। सबसे पहला था जोग्राफिकल, लोकेशनल डिफरेंसेस के बेसिस पे जब हम क्लासीफाई करते हैं। क्रोनोलॉजिकल, जब हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जब हम क्वालिटी, डाटा की क्वालिटी के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं तो उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और इसमें भी दो होते हैं सिंपल। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वर्कर्स की, स्किल्ड और अनस्किल्ड, अगर मैं आगे स्किल्ड को भी क्लासीफाई कर दूँ लिटरेट और इलिटरेट में, तो उसे बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। फिर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जब हम क्वांटिटी के हिसाब से या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के हिसाब से क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दे तो उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।